बच्चों, अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, वो संवेग के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसके बारे में? संवेग। ये संवेग क्या होता है? तो संवेग को ना इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम। बाबू, ये संवेग जो है ना, गुणनफल है। क्या है? गुणनफल। किसका गुणनफल है? तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ना, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु की जो गति होती है, गति बोले तो वेग जो होती है, मतलब किसी वस्तु के वेग और उस वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग। तो संवेग बराबर जो फॉर्मूला प्राप्त होगा बाबू, वो क्या होगा? मैंने क्या बोला कि संवेग जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल। तो द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग को सूचित हम P से करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल p से। और द्रव्यमान का जो संकेत होता है वो m होता है और वेग का जो होता है वो इस प्रकार P बराबर mv, P बराबर mv या संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। अब हम इसके एसआई मात्रक पे बात करेंगे बाबू। इस पे बात करेंगे एसआई मात्रक। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। और वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम गुना मीटर प्रति सेकंड, इसको हम बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यानी संवेग का जो मात्रक हुआ वो क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यानी आप समझ गए कि संवेग क्या है, संवेग को सूचित किस चीज से करते हैं, संवेग बराबर क्या होता है और संवेग का एसआई मात्रक क्या है। समझ गए ना आप लोग? संवेग क्या है बाबू? तो यह किसी वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग का गुणनफल है। ठीक है? संवेग बराबर क्या होता है बाबू? तो द्रव्यमान गुने वेग। संवेग कौन सी राशि है बाबू? सदिश राशि। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है? दिशा होती है। और संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और संवेग को हम सूचित किस चीज से करते हैं बाबू? स्मॉल p से। अब हम आप लोगों को जो समझाने जा रहे हैं वो है न्यूटन का द्वितीय गति नियम। न्यूटन का द्वितीय गति नियम। ये न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या है, इसके दो तरह से हम लोग समझेंगे। ठीक है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो त्वरण उत्पन्न होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो त्वरण उत्पन्न होता है और बल नहीं लगाते हैं तो त्वरण उत्पन्न नहीं होता। ठीक है? तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है ना तो त्वरण उत्पन्न होता है, और वो त्वरण जो होता है बाबू उस बल के समानुपाती होता है। त्वरण जो होता है उस बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। और उस वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ना उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है न्यूटन का द्वितीय गति नियम। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आप क्या समझते हैं? तो आप बोलना कि जब किसी वस्तु पर बल लगाई जाती है तो उत्पन्न त्वरण जो है वो उस बल के समानुपाती तथा उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन के द्वितीय गति नियम कहते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना होगा। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक 5 किलोग्राम का वस्तु है। कितना किलोग्राम का वस्तु है? 5 किलोग्राम का वस्तु है। और दूसरा वस्तु जो है वो मेरे पास 10 किलोग्राम। कितना किलोग्राम का है? 10 किलोग्राम। अब दोनों पर हम जो बल लगाएंगे बाबू सेम लगाएंगे। हम दोनों पर ना 10 न्यूटन का बल लगाते हैं। कितना न्यूटन का बल लगाते हैं? 10 न्यूटन। अब आप ही लोगों को बताना है कि 5 किलोग्राम के वस्तु ज्यादा
तेज होगा या 10 किलोग्राम की वस्तु ज्यादा तेज होगा? मतलब या फिर ऐसे समझते हैं 5 किलोग्राम का एक पत्थर है मेरे पास और एक 10 किलोग्राम का पत्थर है मेरे पास। अब मैंने जो बल लगा करके फेंका है दोनों पत्थर को, तो एक बराबर बल लगा करके फेंका है। 10 न्यूटन का बल इस पर भी लगाया है और 10 न्यूटन का बल इस पर लगाया है। तो ज्यादा दूर तक कौन सी वस्तु जाएगी? 5 किलोग्राम वाली जाएगी कि 10 किलोग्राम वाली? 5 किलोग्राम। तो ज्यादा दूर जाने का मतलब हुआ कि इसका त्वरण क्या होगा बाबू? ज्यादा होगा। त्वरण क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसमें त्वरण जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। त्वरण क्या होगा? कम। कहने का मतलब क्या है कि जब वस्तु का द्रव्यमान कम है तो त्वरण क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है। और जब वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो त्वरण क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। ठीक है। अब बल जितना ज्यादा लगा रहे हैं हम, त्वरण उतना हो रहा है ना? 10 लगाए हैं तो जितना दूर गया है ना, 15 लगाने पर 10 के ऊपर क्या लगा देंगे? 15। तो 10 लगाने पर जितना दूर गया था या जितना तेजी से गया था उससे ज्यादा तेजी से जाएगा 15 लगाने पर। जाएगा कि नहीं? 10 लगाए थे तो जितना तेजी से फेंकाया है 10 किलोग्राम वाला, 15 लगा देंगे ना तो उससे ज्यादा तेजी से फेंकाएगा। उससे ज्यादा तेजी से फेंकाएगा और ज्यादा दूर फेंकाएगा। तो क्या हो रहा है? ये त्वरण जो हो रहा है ये बल का क्या हो जा रहा है? समानुपाती हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है बाबू? और द्रव्यमान का क्या हो रहा है? व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है ना। तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या है? तो न्यूटन के जिस नियम से हम जानते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण उत्पन्न त्वरण, न्यूटन के जिस नियम से हम जानते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण उत्पन्न त्वरण उस बल के समानुपाती तथा उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन के द्वितीय गति नियम कहते हैं। अब हम न्यूटन के द्वितीय गति नियम का व्यंजक प्राप्त करना सीखेंगे। न्यूटन के द्वितीय गति नियम का क्या करेंगे बाबू? व्यंजक प्राप्त करेंगे। हम क्या बताएं? या हम नहीं, न्यूटन चाचा ने क्या बताया? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण जो होता है वो उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती तथा उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। अगर हम बोले ए समानुपाती, अगर बोलेंगे तो 1/m बोलना पड़ेगा कि ए समानुपाती 1/m। और अगर हम व्युत्क्रमानुपाती बोलते तो खाली m बोल देंगे। ए जो है व्युत्क्रमानुपाती किसका? m। तो बाबू ए समानुपाती f है और ए समानुपाती 1/m है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए समानुपाती f गुना 1/m, यानी ए समानुपाती f एकम f/m। कहने का मतलब है कि जब बल ज्यादा होगा तो त्वरण भी ज्यादा होगा। अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो त्वरण क्या होगा? कम होगा। आपको बताया गया होगा कि किसी भी भिन्न के जब हर में वृद्धि होता है ना तो उसका मान घटते जाता है। जैसे 1/4 है, 1/5 है, 1/6, ठीक है ना? तो इसमें बड़ा कौन होगा? तो एक रोटी को यहाँ 4 भाग में बांटना है, यहाँ एक रोटी को 5 भाग में बांटना है, यहाँ एक रोटी को 6 भाग में बांटना है। तो ज्यादा रोटी हमें किस में मिलेगा? 4 भाग में बटेगा तब ज्यादा मिलेगा हमको, कि 6 भाग में बटेगा तब हमको ज्यादा मिलेगा? 4 भाग में बटेगा तब हमको ज्यादा रोटी मिलेगा। कहने का मतलब कि हर अगर कम है तो वैल्यू क्या होता है? बढ़ जाता है, और हर अगर ज्यादा है
तो वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। मतलब हम ये दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को बाबू कि m अगर बढ़ेगा तो a का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और m अगर घटेगा तो a का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे, और बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक से गुना कर देते हैं। जहां लिख देते हैं कि एक क्या है, जहां एक नियतांक, जहां एक क्या है नियतांक, एक कांस्टेंट ले लेते हैं ताकि मान क्या हो जाए, बराबर। बराबर करने के लिए हम लोग एक से क्या कर देते हैं, गुना करते हैं। आप ABCD का भी कोई अक्षर ले सकते हो, ठीक है ना, लेकिन वो बताया हुआ रहेगा तभी आप लेंगे। ठीक है, अगर कुछ बताया हुआ नहीं है तो हम क्या ले लेते हैं, एक। मतलब किसी तीसरा राशि का अगर जरूरत पड़ रहा है ना, चर राशि का, तो हम उस चर राशि का ले लेंगे नियतांक। लेकिन कोई तीसरा चीज का हमको जरूरत नहीं पड़ रहा है, हम ऐसी स्थिति क्या लेते हैं, एक नियतांक को लेते हैं। और हम यहाँ पर क्या लेंगे, ए बराबर एफ एकम एफ, और बटा में क्या एफ। बाबू यहाँ नीचे कुछ क्या देंगे, 2 भिन्न और बीच में क्या है, अब इसको आप कैसे बना, एफ एकम एफ, और एफ करेगा एफ क्या हो जाएगा, एफ बराबर एफ। ये हुआ न्यूटन के द्वितीय गति नियम का क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो बल के क्या होता है, समानुपाती, तथा वो त्वरण जो है उस वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती। तो A समानुपाती F और A समानुपाती 1/m। अब इस प्रकार हमने क्या करा कि A समानुपाती F था और A समानुपाती 1/m, तो हमने एक A लिखा और ये दोनों को क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो क्या प्राप्त हुआ, A समानुपाती 1/m। अब हमें क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो बराबर दिखाने के लिए हमें एक नियतांक लेते हैं। यहाँ पर हमने नियतांक क्या लिया है, कहीं कहीं पर के भी लिया जाएगा। जब तीसरी राशि की जरूरत पड़ती है तो तब अल्फाबेटिकल अक्षर लिया जाता है। यहाँ पर किसी राशि की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्या ले लेंगे, ए। अब ए बराबर तो एफ एकम एफ भाई क्या हो गया, नीचे कुछ नहीं था, हमने क्या दिया, एक। 2 भिन्न और बीच में क्या बराबर, एफ एकम एफ और एम करेगा ए में, तो एफ बराबर। अब ये किसको पता कर दिया, किसको बता रहे, बल को बता रहे, बल के मान को बता रहे। न्यूटन का जो द्वितीय गति नियम है बाबू, वो क्या करता है, बल को बताता है, बल के मान को बताता है। प्रथम गति नियम जो है बल को परिभाषित करता है, बल को बताता है, और उसका मान कितना होगा वो कौन बताता है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम बताता है। नोट डाउन प्लीज बाबू, न्यूटन के द्वितीय गति नियम का परिभाषा हम 2 तरह से दे सकते हैं। ठीक है ना, एक परिभाषा जो मैंने आप लोगों को बताया कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण उत्पन्न त्वरण उस वस्तु के पर लगाए गए बल के समानुपाती तथा उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इसके मदद से मैंने व्यंजक भी प्राप्त करना सीखा है आपने। अब एक दूसरा तरह से जो डिफिनेशन है न्यूटन के द्वितीय गति नियम का, वो इस प्रकार है। वो है कि किसी वस्तु के वेग में किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर, न्यूटन के जिस नियम से हम जानते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यूटन के द्वितीय गति नियम कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम कहते हैं। अब हम लोग इस आधार पर न्यूटन के द्वितीय गति नियम का व्यंजक प्राप्त करना सीखेंगे। क्वेश्चन वही रहेगा कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम का व्यंजक प्राप्त
करिए। सर न्यूटन के फिर से एक बार definition दो सर। न्यूटन के द्वितीय, हाँ सर। तो न्यूटन के जिस नियम से, न्यूटन के जिस नियम से हम जानते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, उसे हम न्यूटन के द्वितीय गति नियम कहते हैं। तो संवेग में परिवर्तन के दर, देखिए संवेग में परिवर्तन कहने का मतलब क्या हुआ कि संवेग आपका दो प्रकार का है, एक प्रारंभिक संवेग है और एक अंतिम संवेग। एक प्रारंभिक संवेग और एक क्या है, अंतिम संवेग। हम अंतिम संवेग को P2 मानते हैं, क्या मानते हैं, P2। और प्रारंभिक संवेग को हम P1 मानते हैं। तो संवेग में परिवर्तन के दर का मतलब होता है बटा में T। ये समानुपाती होता है किसका, इस पर लगाए गए बल का। क्या होता है, समानुपाती। आप लिख लो, माना कि कोई वस्तु अपनी वेग T समय में, वस्तु अपनी वेग T समय में U से क्या कर लेता है, भी कर लेता है। U से क्या कर लेता है, भी कर। अब न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम जानते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। मैंने लिख दिया। अब आप देखिए बाबू, ये P2 जो है ना, ये क्या है, अंतिम संवेग है। P2 क्या है, अंतिम संवेग। और अंतिम संवेग को, संवेग बराबर आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग। तो अंतिम संवेग अगर निकालना है तो द्रव्यमान गुने अंतिम वेग, द्रव्यमान गुने अंतिम वेग। तो द्रव्यमान क्या हो, द्रव्यमान को सूचित किससे करते हैं, m से, और अंतिम वेग को सूचित किससे करते हैं, v से। यहाँ पर u से v हो गया है ना, अंतिम वेग क्या है, v, तो mv हो जाएगा माइनस P1। P1 का मतलब प्रारंभिक संवेग, तो प्रारंभिक संवेग जो होगा द्रव्यमान गुने प्रारंभिक वेग। द्रव्यमान तो m में रहेगा और प्रारंभिक वेग क्या है, u, और बटा में क्या है। माना कि कोई वस्तु लिखा है ना, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु, ऐसे लिख रहा हूं, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु अपनी वेग T समय में u से क्या कर लेता है, v कर लेता है। अब न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आप क्या जानते हैं, F समानुपाती P2 माइनस P1 बाई में क्या, T। F समानुपाती P2 का मतलब हम बोले कि अंतिम संवेग है। अंतिम संवेग मतलब अंतिम वेग गुना द्रव्यमान, तो m v हो गया, और माइनस में क्या, तो द्रव्यमान गुना प्रारंभिक वेग, m बटा में क्या, नेक्स्ट F समानुपात। यहाँ m मिल रहा है ना, m को आप कॉमन कर लेंगे, m को आप क्या कर लेंगे, एक कॉमन कर लेंगे, क्या आ जाएगा, v माइनस और बटा, यहाँ पर लिख दो चूंकि, ठीक है। नेक्स्ट F समानुपात और v माइनस u बटा t बराबर आप क्या जानते हो, a, जानते हो, कहाँ से, प्रथम शुद्ध गति किए समीकरण से। आप ऐसे चूंकि a बराबर v माइनस u बटा t लिख दो, या आप ऐसे कह सकते हो प्रथम शुद्ध गति किए समीकरण, प्रथम शुद्ध गति किए समीकरण। अब क्या करेंगे बाबू, तो इसको बराबर करेंगे, और बराबर करने के लिए मैंने क्या सिखाया,
कि हम एक नियतांक लेते हैं। क्या लेते हैं? गुना एक लिखेंगे, जहां एक क्या है? जहां एक बराबर हो गया, एक बराबर हुआ। वही चीज न्यूटन के द्वितीय गति नियम का दो तरह से परिभाषा है, और दोनों परिभाषा के तहत हमने क्या कर लिया? व्यंजक प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है, एक प्रयोग आप लोग लाइव में देखे भी होंगे, किए भी होंगे शायद। क्रिकेट मैच खेला है ना तू लोग? कैच किस किस ने पकड़ा है? हैंड अप। जब आप क्रिकेट खेले होंगे तो आपके पास कैच आया होगा। जब आप अपने हाथों को पीछे नहीं खींचते होंगे, चोट ज्यादा लग, जब नहीं खींचते हैं ना तो चोट ज्यादा लगता है, और खींच लेते हैं तो चोट कम लगता है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? वहां पर संवेग का ही प्रयोग होता है बाबू। देखो यहाँ कैसे, एक सुनो, आप जानते हैं कि जब बॉल को मारा जाता है तो शुरू का जो हिट होता है, गति जो होता है ना, प्रारंभिक गति, वो तीव्र होता है। प्रारंभिक गति जो होता है किसमें? बॉल में, वो तीव्र होता है, और जितना टाइम लगता है उतना ही उसकी गति में क्या होती जाती है? कमी आती है कि नहीं? तो आप जानते हैं कि बल जो है वो समानुपाती होता है किसका? अंतिम वेग, संवेग माइनस वो प्रारंभिक संवेग और बटा टी। अब सुनो, जब समय बढ़ेगा तो इस भिन्न का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? घटेगा ना, क्योंकि हर जब बढ़ता है तो वैल्यू क्या होता है? घटता है। तो इस वैल्यू का घटने का मतलब हुआ कि बल आपका कमेगा ना। और अगर समय कम लगता है, कम समय में ही अगर आप कैच कर लेते हो, तो मतलब कम समय अगर लगता है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। इसका वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि बल क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब हम कैच करते हैं तो हाथ को अपनी ओर इसलिए खींचते हैं ताकि समय थोड़ा बढ़ जाए, और समय थोड़ा बढ़ जाने के कारण क्या होता है? बल घट जाता है, जिसके कारण बॉल द्वारा हमारी हाथों पर जो बल लगाई जाती है वो कम लगाई जाती है, और जब बल कम लगता है तो चोट का आभास भी हमें क्या होता है? कम। समझ में आया ना? तो अब आपको समझ में आ गया कि क्यों हाथ को खींच लेते हैं? ताकि चोट कम लगे। अब चोट क्यों कम लगता है? चोट कम क्यों लगता है? क्योंकि वेग में परिवर्तन का जो दर है ना बाबू, वो बढ़ जाता है। दर क्या हो जाता है? समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब समय बढ़ जाता है तो बल क्या हो जाता है? घट जाता है। आगे बात समझ में? Did you understand? Note down please. अब ना हम ये न्यूटन के द्वितीय गति नियम का प्रयोग को थोड़ा समझ लेते हैं। कहाँ प्रयोग होता है? अभी मैंने बताया ना, कैच लेते समय क्या होता है? हम लोग हाथ को अपनी ओर खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? तो समय को बढ़ाने के लिए। जब समय बढ़ता है ना तो संवेग में परिवर्तन का दर जो है ना वो क्या हो जाता है? घट जाता है। और जब संवेग में परिवर्तन का दर घट जाएगा तो बल भी क्या होगा? घटेगा, है ना? तो अभी बताया कि जब समय ज्यादा लगता है, हर बढ़ जाता है। हर बढ़ने का मतलब है कि इसका मान क्या होता है? घट जाता है। इसका मान मतलब ये संवेग में परिवर्तन का दर जो है वो घट जाता है, और वो जब घटेगा तो बल भी घट जाएगा, जिसके कारण में अपने हाथों में चोट क्या होता है? कम लगता है। अब आपने देखा होगा आपने कहीं पर एक कराटा वाला गेम को देखा होगा, खेला को, तो सर्कस जिसको हम लोग बोलते हैं। उस सर्कस में आपने देखा होगा कि ईंट के टुकड़े को जमा कर लेता है और उसको एक बार में तोड़ देता है। तो आप देखना कि बहुत ही कम समय में जो बल लगाता है ना, एक आराम से लगाएंगे 100 और एक अचानक से बल लगाएंगे 100। तो अचानक से जब बल लगाते हैं तो कम समय लगता है, और कम समय में जब वेग बदलता है ना बाबू, जब कम समय में वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है ना। जब समय कम लगेगा तो संवेग में परिवर्तन का दर जो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
समझ रहा है ना। तो जब ये बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ जाएगा ना, तो बल बढ़ जाता है। और बल ज्यादा लगने के कारण वो क्या होता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। समझ रहा है ना। तो ये भी किसका उदाहरण हुआ, न्यूटन के द्वितीय गति नियम। ठीक है, और भी उदाहरण है। और आपने देखा होगा कि स्पंज वाला जो ये गद्दा होता है, स्पंजी गद्दा जिसमें मत दबता है, तो आप उस पर उछल करके कितना भी गिर जाओ चोट नहीं लगता। आपने देखा होगा अभी 10 रुपया में भी सर्कस में बच्चों लोग के लिए जो लाता है रबर का बना रहता है, और उसमें बच्चे उछलते हैं और पूरा एक्शन के साथ पूरा गिरते भी हैं और उनको चोट नहीं लगता। चोट क्यों नहीं लगता है, जैसे ये मान लो, ये सुनो इधर, ये टाइट है, ठीक है। अब अगर ये टाइट रहेगा तो हम गिरेंगे ना तो चोट हमें लगेगा, लेकिन वो लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्पॉन्जी होता है, वो दबता है। जब वो कूदता है तो ये नीचे क्यों जाता है, देखो ऐसे है, ऐसे हो जाता है। जब ऐसे हो जाता है तो समय ज्यादा ना लग रहा है, और ज्यादा समय लगने का मतलब क्या होगा, ऐसे रहेगा टाइट, देखो यही तुरंत पहुंच रहा है, और थोड़ा लूज हो जाएगा, थोड़ा समय लग जाएगा नीचे तक जाने में। और जब समय बढ़ेगा तो दर घटेगा तो बल कम लगेगा। आपने बालू पर कूदा होगा, एक बार आप बालू पर कूदो और एक बार आप पक्के पर कूदो, तो पक्का पर क्या होता है, चोट ज्यादा लगेगा। इतना ज्यादा चोट लगेगा हो सकता है कहीं टूट भी जाए। लेकिन बालू पर जब हम कूदते हैं तो क्या होता है, बलुआ में धंस जाते हैं। जब धंसते हैं ना तो चोट हमें कम लगता है, मतलब धंसने का मतलब समय ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। यानी वेग में परिवर्तन का दर अगर ज्यादा समय में हो रहा है, तो बल कम लगेगा। और समवेग में परिवर्तन अगर कम समय में हो रहा है तो बल क्या होता है बाबू, बढ़ जाता है। और भी बहुत तरह के उदाहरण है। कैच वाला तो मैं बता ही दिया तुम लोगों को, कच्चे फर्श और पक्के फर्श से बताया ना अभी, और बालू वाला जो पक्का वाला जो मैं बात बताया, और आपको उछल कूद वाला जो मैं बताया, और वो जो कम समय में मतलब जो एक सिल्ली को जो तोड़ देता है कराटा वाला आदमी है ना। और आपने एक चीज और देखा होगा मूवीज में, बॉक्सर लोग जो होता है जब दूसरे को मारता है तो आपने देखा होगा कि अपने सिर को ना पीछे को खींचता है। पीछे को जो इसलिए खींचता है ताकि उसको हम तक पहुंचने में ना ज्यादा समय लगे। जैसे हम ऐसे इसको दे देंगे और मारते रहेगा तो चोट ज्यादा लगेगा, और मार रहा हम अपने खींच लेंगे तो हम तक पहुंचने में उसको समय ज्यादा लगेगा ना। तो जब हम तक पहुंचने में उसको ज्यादा समय लगेगा, इसका मतलब कि बल हम पर क्या लगेगा, तो बल कम लगेगा हम पर, चोट कम लगेगी। अरे बस में आपने गाड़ियों में देखा होगा क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंग टाइप से, जिसको हम लोग सॉकर बोलते हैं। गाड़ियों में जो सॉकर लगी होती है ना, तो सॉकर में आपने देखा होगा कि जिस गाड़ी में सॉकर होती है तो उस गाड़ी में जंपिंग बहुत कम है। जंपिंग क्या होती है, कम। और जिसका सॉकर या स्प्रिंग नहीं होता है उसमें क्या होता है, जिसको उबड़ खाबड़ की जमीन है, रोड है, अब उबड़ खाबड़ वाले रोड में अगर आपका गाड़ी में सॉकर लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि रोड कैसा है, मतलब उबड़ खाबड़ भी है ऐसा मालूम नहीं होगा। अगर नहीं रहेगा तो आपको खूब एहसास होगा क्योंकि आपकी गाड़ी खूब कूदेगी। तो ऐसा क्या होता है ना कि जब सॉकर लगा रहता है तो वो दब जाता है। जैसे कहीं पर गया ऊंचा नीचा पर, तो सॉकर में जगह है, सॉकर क्या दबने का काम करता है ना, स्प्रिंग क्या करता है, दबने का काम करता है। तो इस तरह से है, ठीक है। अब कहीं गड्ढा में गया तो सॉकर दब जाता है, तो हमको पता नहीं चलता है कि गाड़ी मेरी दबी भी है, ठीक है। लेकिन जब सॉकर लगा हुआ नहीं है तो डायरेक्ट क्या होता है, चक्का गया गड्ढा में तो गड्ढा में भी चक्का ऐसा लगेगा, फिर गड्ढा से निकला तो फिर ऊपर, मतलब चक्का ऊपर उठ रहा है तो बॉडी भी पूरा उसके साथ साथ उठ जा रहा है ना। और चक्का जब गड्ढा में नीचे जा रहा है तो बॉडी भी साथ साथ नीचे चला जा रहा है। ऐसा कब होता है, जब गाड़ी में सॉकर नहीं लगा रहता है तब, और वैसी स्थिति में हमें चोट लगने का भी आभास होता है। लेकिन जब स्प्रिंग लगा होता है तो गाड़ी नीचे गई भी है ना, तो स्प्रिंग संभाल लेगा उसको, आपकी गाड़ी नीचे नहीं जाएगी, आपका स्प्रिंग दब जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन
और अगर स्प्रिंग नहीं है तो क्या होता है, आभास होता है हमें चोट लगने का। कहता है उबड़ खाबड़ सड़क पर चलती हुई कार और बस में उत्पन्न धक्कों को मंद करने के लिए उसमें स्प्रिंग लगी होती है। बस यही है तुम्हारा न्यूटन के द्वितीय गति नियम का उदाहरण। ठीक है, आगे बस में न्यूटन के द्वितीय गति नियम का जो उपयोग किया जाता है वो अपने आप पर बल को कम करने के लिए किया जाता है। और ये बल को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो समय को थोड़ा क्या कर देते हैं, समय को क्या कर देते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।